प्यारे बच्चों, आज हम अपने सीरीज में कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान का पढ़ाई करेंगे। इस संपूर्ण सीरीज में हम आपको सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण पढ़ाई करवाएंगे, जिसमें सारे यूनिट कवरअप किया जाएगा। तो आज ये डे 1 है। डे 1 में हम लोग आज पढ़ेंगे यूनिट 1 में संसाधन। आइए पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं और उसके अनुरूप हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। आपको बता दूं कि आपको ये जितनी भी पढ़ाई है आपके टेक्स्ट बुक को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करवाई जाएगी, जिसमें हमारी नोट्स भी शामिल होंगे और टेक्स्ट बुक के एक एक लाइन को आप ध्यान में रखते हुए मैं आपको संपूर्ण पाठ का तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, संसाधन जो है सो यूनिट 1 में, और संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आता है देख लीजिए आप। भूमि है, मृदा है, आपका जल है, वन है, वन जीव है, खनिज है, ऊर्जा है। तो ये जनरली क्या है कि इस यूनिट में पहले संसाधन के बारे में आपको सब बता दिया जाएगा, और देन इस पाठ पुस्तक में खास करके संसाधन के अंतर्गत जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर खासा बल दिया गया है। तो उसी के अनुरूप हम लोग पढ़ाई जब करेंगे तो प्राकृतिक संसाधन को अलग से खास रूप से देख लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं संसाधन क्या होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग जो हमने कुछ आपके लिए नोट्स तैयार किया है आप उसको देख लें, फिर हम लोग इस बुक में सिलेबस को कवर अप करेंगे। देखिए, क्या है कि संसाधन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। संसाधन को इंग्लिश में लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, और उसका हिंदी नाम है संसाधन। देखिए, ये दो शब्द से मिलकर बना है, सम और साधन। ठीक है, अगर इसका आप संधि विच्छेद करोगे तो आएगा सम प्लस संसाधन। सम का मतलब होता है समीप या निकट, और वस्तु, संसाधन मतलब होता है वस्तु। ठीक है, देखिए, तो ऐसा वस्तु जो आपके सभी निकट उपलब्ध तो हो, लेकिन मानव उसको अपनी जीवन में आवश्यकता के लिए उपयोग करता हो। ठीक है, चलिए देखिए, अगर आपसे परिभाषा पूछा जाता है तो आप इसको कैसे लिखोगे। संसाधन का परिभाषा क्या होगा, पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, तथा जिसको प्राप्त करने के लिए हमें प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी होता है। मतलब आप देखो एक चीज़ यहाँ पर, ये क्या है बच्चा, ये है साइकिल। ये साइकिल क्या है, एक वस्तु है। साइकिल एक वस्तु है, लेकिन ये संसाधन कब बनती है, जब आप इसका उपयोग करते हो। अगर आप इसे चलाते हो तो आपके दैनिक जीवन में काम के रूप में आता है, तभी जाके आपका बनता है संसाधन। ठीक है बच्चा, ठीक है। जैसे आप एक चीज़ देखो, नोट करो, ये क्या है, ये है जंगली भैंसा, और ये क्या है, ये है अपना देसी भैंस। देखो, इसका अपने जीवन में कोई उपयोग नहीं है। ये जंगल में स्वतंत्र रूप से रहती है और अपना जीवन यापन करती है। ठीक है, इसको मानव जीवन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो होता है देसी भैंसा, इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं बच्चे, दूध के रूप में करते हैं, जो हम लोग इसका सेवन करते हैं, काफ़ी प्रोटीन युक्त होता है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो आप, ये क्या है, घोड़ा है। घोड़ा क्या है, एक जीव है या एक वस्तु है। ठीक है, पर आप इसका अगर घुड़सवारी करते हो, जीवन में उपयोग करते हो इसका, तो ये आपके लिए साधन बन जाता है। ठीक है, और साधन से आपका संसाधन बन जाता है। ठीक है बच्चों, आप यहाँ तक समझ गए। चलिए हम लोग अगले देखते हैं क्या होता है। एक चीज़ आप देखो कि हमने आपको पिछले परिभाषा में क्या बताया कि हम लोग संसाधन को प्राप्त करने के लिए तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चा, तो एक चीज़ आपको आप समझेंगे ध्यान से कि देखिए, रिसोर्स होना अलग चीज़ है। ठीक है, आपके पास अगर वस्तु है वो अलग बात है। ठीक है, वस्तु है, किंतु अगर आप इसका उपयोग नहीं करते तो ये संसाधन नहीं होगा। ठीक है, आप एक चीज़ देखो कि आज के डेट में अफ्रीका का अधिकांशतः देश क्या है, अधिकांशतः देश जो है उसके पास संसाधन की कमी नहीं है, वस्तुओं की कमी नहीं है, पर उसका उपयोग नहीं कर पा रहा, जिस वजह से वो गरीबी और तंगी को झेल रहा है। वहीं दूसरी ओर चीन, अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र में संसाधनों का सही उपयोग कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास विकसित तकनीकी है। आप एग्जाम्पल के तौर पर देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में आज जो हम लोग देख रहे हैं
ये सब कुछ क्या है, चाइना में नहीं बनता है, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। कारण क्या है इसका, जो रेयर अर्थ मेटल होता है वो चाइना उसका एब्स्ट्रैक्शन कर लेता है ज़मीन से, अच्छी तकनीकी से लोग उसको एब्स्ट्रैक्ट करके उपयोग में लाता है, सिलिकॉन वगैरह जैसे बनता है। किंतु अफ्रीका में सब कुछ होते हुए भी चूँकि वो लिटरेसी हो या तकनीकी हो, दोनों एक दूसरे का अनुनाश्रय है, उसके अभाव में क्या होता है, कि वो उसको डेवलप नहीं कर पाते हैं, उपयोग नहीं ला पाते हैं। और हम लोग अपने पढ़ा अभी जस्ट कि अगर हम लोग साधन का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो वो संसाधन नहीं बनता है। ठीक है बच्चा, चलिए हम लोग एक चीज़ देखते हैं फिर आगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए मुख्यतः रिसोर्सेज का जो है 3 प्रकार होता है। प्राकृतिक, एक होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है मानव और तीसरा होता है मानव निर्मित। जो प्राकृतिक संसाधन है उसके अंतर्गत आता है भूमि, मिट्टी, जल, वनस्पति, जैविक और खनिज। जैसे भूमि में क्या है, अपना पहाड़ है, पठार है इत्यादि। मिट्टी में क्या है, जैसे जलोढ़ मिट्टी है और खादर मिट्टी है, बांगर मिट्टी है। जल भी विभिन्न टाइप्स के, वनस्पति बहुत सारी चीज़ आता है, जैविक बहुत है, खनिज बहुत है। ठीक है, तो हमने देखा कि प्राकृतिक में बहुत सारे आते हैं। फिर मानव क्या, अच्छा अब एक चीज़ देखो, एक हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि एक हम लोग घर बनाते हैं। ठीक है, एक घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग करते हैं, ईंट का प्रयोग करते हैं, सीमेंट का प्रयोग करते हैं, जो लेबर बोलते हैं उसका प्रयोग करते हैं। लेबर यहाँ क्या है, मानव। और मानव क्या है, मानव बल जो है आपका घर बनाने के लिए, मानव बल घर बनाने में मदद करता है। तो ये भी एक संसाधन है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि अच्छा इसमें एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि इधर ही पढ़ लेते हैं। देखिए इसका प्रकार तो 3 मुख्यतः है ही, लेकिन इसके उप प्रकार भी हैं। जैसे कि प्राकृतिक संसाधन के भी वर्गीकरण होता है और मानव का भी। तो मानव तो ठीक है, मानव में इसका वर्गीकरण नहीं होगा, और जो निर्मित है वो तो निर्मित है ही। तो हम लोग मुख्यतः जो प्राकृतिक पढ़ना है, और ख़ास करके इस अध्याय में हम लोग को बल देना है प्राकृतिक संसाधन पे। तो हम लोग उसको देख लेते हैं क्या क्या होता है। आप देखो बच्चों यहाँ की संसाधन का जो हम लोग का वितरण हुआ है वो कैसे संसाधन होता है। ठीक है, यहाँ आप देखो बच्चों, इसका 3 प्रकार है, प्राकृतिक, मानव संसाधन और मानवकृत। मानवकृत मतलब मानव निर्मित। ठीक है, इसमें क्या आता है, भूमि है, मिट्टी है, जल है, और मानव में मानव है। मानवकृत में क्या है, मकान। हम लोग अभी जस्ट हम लोग पढ़ा आपने कि घर बनाते हैं तो मानव बनाता है, जो उसमें मानव घर बनाता है वो मानव भी क्या है, एक तरह का संसाधन है। ठीक है, कार्यालय है, हवाई अड्डा है। ठीक है, आप एक चीज़ देखो, प्राकृतिक को भी हम लोग बंटवारा करते हैं। देखो प्राकृतिक में भी कई प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों को विभिन्न आधार पर कई वर्गों में, उपवर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे कि विकास एवं उपभोग की दृष्टि से, उत्पत्ति के आधार पे, उपलब्धता के आधार पे, वितरण के आधार पे और स्वामित्व के आधार पे। बच्चों विकास एवं उपभोग मतलब क्या हो गया, कि उपयोग मतलब क्या होगा, सॉरी। देखिए क्या है कि आपका संसाधन क्या है, वास्तविक है कि संभाव्य है। हम लोग आगे इसमें जानेंगे कि वास्तविक क्या होता है और संभाव्य क्या होता है। संभाव्य जनरली क्या होता है, जो अपेक्षित है। ठीक है, अच्छा उत्पत्ति क्या है, जैविक है कि अजैव है, उपलब्ध है कि नहीं, नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय है। वितरण क्या है, सब जगह मिलता है कि कुछ स्थानीय जगहों पर मिलता है, मतलब सर्वत्र है या स्थानिक है। स्वामित्व के आधार पर आप क्या है कि निजी है, क्या वो निजी है, क्या वो राष्ट्रीय संसाधन है, और क्या वो अंतर्राष्ट्रीय है। निजी मतलब पर्सनल, ठीक है, राष्ट्रीय मतलब नेशनल, अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल। ठीक है, तो किसका है, चलिए आप यहाँ देखो, जो वास्तविक संसाधन इसको किसको बोलते हैं, उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है तथा इन संसाधनों का उपलब्ध तकनीकी की सहायता से वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा होता है। ठीक है, जैसे कि पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अबरख, मध्य प्रदेश का मैग्नीज, राजस्थान का तांबा इत्यादि इसके अच्छे उदाहरण हैं। मतलब क्या,
ये अभी अवेलेबल है प्राकृतिक में और उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर संभाव्य जो है, संभाव्य उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं होती है तथा वर्तमान समय में इनका उपयोग भी नहीं किया जा रहा होता है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में करने की संभावना होती है। आप इस लाइन को देखो, भविष्य में करने की संभावना होती है मतलब क्या है, कोई रिसोर्स मुझे मिला है, कोई रिसोर्स मुझे मिला है लेकिन इसका हम लोग अभी उपयोग नहीं कर रहे हैं बच्चा। जैसे कि केरल में मिलने वाला थोरियम तथा लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम। ये थोरियम जो केरल में है इसका संभावना है, लद्दाख में जो है भी यूरेनियम मिला, मतलब कि वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया है लेकिन इसका अभी तक उत्खनन या इसका प्रोडक्शन नहीं वहाँ से निकल पा रहा है। ये संभाव्य है। अपने जमुई में, जैसे कि जमुई में सोना का भंडार मिला है, सोना का क्या मिला है बच्चा, भंडार मिला है, ठीक है। लेकिन अब इसका हम लोग जो है सो उत्पादन या क्योंकि उसका प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आप एक चीज़ देखो बच्चा, हाँ आइए हम लोग देखते हैं। एक होता है नवीकरणीय और दूसरा होता है अनवीकरणीय। देखिए नवीकरणीय उसको हम लोग बोलेंगे, वैसे प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है जिसकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहे। मतलब क्या है कि आप उसे यूज करो तो प्रकृति उसे फील कर देता है। जैसे सूर्य की किरण आप यूज करो सोलर पावर में और आपको मिलता ही रहेगा। पवन ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है। और नवीकरणीय क्या है कि ये जो है सो एक तरह से भंडार होता है इसका। देखिए बच्चा, और उनका क्या है इसका, देखो वैसे संसाधन जिनके भंडार सीमित है तथा एक बार उपयोग में आने के बाद उन्हें पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। सभी प्रकार के खनिजों जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक इत्यादि और नवीकरणीय संसाधन है। आप एक चीज को स्टार मार्क करो और अपने नोट्स पे इसको नोट कर लो। जल एवं वन, जल एवं वन वैसे नवीकरणीय संसाधन है जिनके भंडार या पुनः पूर्ति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण रुकावटें आती है। यदि इन संसाधनों के प्रति मानव हस्तक्षेप कम हो जाए तो वे स्वयं ही पुनः पूर्ति में लग जाएंगे। जैसे कि बच्चा, अगर आदमी अगर दोहन कम करे, आदमी अगर ग्लोबल वार्मिंग को कम करे, जैसे कि कार्बन का उत्पादन कम करे, तो उससे क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। और ये कम होगी तो आपका जो पहाड़ों पे जल का पिघलना, तेज़ी से जल का पिघलना हो रहा है वो कम होगा और जल संरक्षण उसमें मदद मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप वन की कटाई नहीं करते हो तो वन नेचुरली तौर पे ग्रो अप करता है, वो अपनी प्रजनन स्वयं करता है, ठीक है, और बीज के माध्यम से करता है और अनवरत रूप से वे अपने विकास दर में स्वयं ही वे अपने विकास दर में भागीदारी निभाता है, ठीक है बच्चा। चलिए आगे देखते हैं। आप देखो हमने वहाँ पढ़ा था वितरण के आधार पे एक और प्रकार होते हैं सर्वत्र उपलब्ध, ठीक है, और एक होता है स्थानीय उपलब्ध, ठीक है। आप ये देखो प्राकृतिक द्वारा कुछ ऐसे संसाधन प्रदान किए गए हैं जो सभी जगह पाए जाते हैं, जिनमें मिट्टी पवन प्रमुख है और ये सब क्या है, ये सर्वत्र उपलब्ध है। वहीं दूसरी ओर ऐसे भी संसाधन हैं जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, जैसे कि आप देखो कोडरमा में पाया जाने वाला अभ्रक, जादूगोड़ा में मिलने वाला यूरेनियम, छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाला कोयला इत्यादि। ये क्या है, ये लोकल है, इसको क्या बोलेंगे, स्थानीय। और जो हर जगह मिलता है जैसे कि मिट्टी और पवन क्या है, इसको बोलेंगे सर्वत्र बोले जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे निजी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय। मैंने आपको बता दिया है निजी जो स्वयं उपयोग के लिए होता है, राष्ट्रीय जो देश हित में कहा जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय जो देश के साथ विदेशों में भी संसाधनों का उपभोग होता है। जब कोई प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, तालाब आदि किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होता है तो इसे निजी संपत्ति कहा जाता है। किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधन को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय बोलते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय रूप से विदेशों में पाए जाने वाले को अंतर्राष्ट्रीय बोलते हैं, ठीक है। आप एक चीज़ को नोट करो कोई अच्छे से, समुद्र तट से दूर 9.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को राष्ट्रीय संपत्ति माना जाती है। जो समुद्र होता है अपना, समुद्र के किनारे 9.2 किलोमीटर तक जो होता है वो क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। लेकिन जो 200 किलोमीटर तक का एरिया होता है, इधर हम लोग जनरली क्या मछली और खनिज मिलता है। 200 किलोमीटर तक जो होता है उसको राष्ट्रीय नेशनल संपत्ति बोलते हैं, ठीक बोलते हैं बच्चे। अच्छा ठीक है, आप एक चीज़ देखो, इसमें क्या होता है
कि 19.2 किलोमीटर से लेकर जो 200 किलोमीटर का दूरी है, 19.2 से लेकर 200 किलोमीटर तक का समुद्र का क्षेत्र है। 19.2 से 200 तक जो समुद्र का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए। और उसके आगे क्षेत्र को बोलते हैं खुला महासागरीय क्षेत्र, ओपन ओशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे संसाधनों की उपयोगिता। बच्चे, संसाधन जो होता है उसका उपयोगिता क्या है? देखो बच्चों, संसाधनों का जो उपयोगिता होता है वो विभिन्न स्थानों पे और विभिन्न वस्तुओं का विभिन्न होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज़ देख लो कि क्या है, ये जंगल है और जंगल से काट के लाई गई लकड़ी क्या बनता है? चेयर बनता है, डोर बनता है और पलंग बनता है। तो आप एक चीज़ देखो, जंगल में लकड़ी कुछ और मूल्य है, वहाँ से कट के अगर चेयर बना है तो इसका मूल्य कुछ और होगा, दरवाजे का मूल्य कुछ और है और पलंग का मूल्य कुछ और है। इसका काम भी अलग अलग है, काम भी अलग है और मूल्य भी अलग है। ठीक है बच्चा, चलो। तो अगर आप उसको लिखना चाहो तो उसको ऐसे लिख सकते हो बच्चे कि कोई भी वस्तु संसाधन तभी बनता है जब उसका कोई उपयोग अथवा मूल्य होता है। जैसे जंगल से काटकर लाई गई लकड़ी का विभिन्न वस्तु का निर्माण होता है। जैसे पलंग, कुर्सी, दरवाजा इत्यादि। इससे लकड़ी के उपयोग एवं मूल्य दोनों में परिवर्तन आता है। ठीक है बच्चा, आप इसी को समझ गए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। अब आगे समझना है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण एवं उपयोग। ठीक है, देखो बच्चा, जो प्राकृतिक संसाधन है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। वितरण मतलब क्या है? बटा हुआ। आप एक चीज़ को देखो कि ये क्या है? ये नदी है। ये क्या है? हिम पहाड़ है। ये क्या है? मैदान है। ये क्या है? घाटी है। ये क्या है? पठार है। ठीक है, आप एक चीज़ देखो कि क्या होता है कि ये क्या अपने नदी है। नदी जब ये घूम के हमारे शहर के आसपास आएगी और इसके पानी का हम लोग उपयोग करेंगे, तब जाके ये क्या बनेगी? संसाधन। ठीक है, और देखो आप यहाँ पे जो मैदान होता है, मैदान में क्या पाए जाते हैं? विशाल मैदान में पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के जानवर, जहाँ हम लोग को उसका चारागाह के रूप में उपयोग करते हैं। तब जाके उसके उपयोग के कारण से वो हमारे लिए संसाधन के रूप में प्रयोग होता है। इसका जो चारा, इसका घास का मैदान है, वो क्या हमारा संसाधन है, क्योंकि हमने उसे अपने मवेशियों को खिलाया। और डिफरेंट स्थान पे अलग तरह के वातानुकूल जानवर और जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे कि आप ये देख लो कि ये जो है भेड़ है, या फिर ये जो है हिरन है, या फिर जो ये जानवर है, ये क्या है? ये हिम का जानवर है। ये पहाड़ों पे पाए जाते हैं। ठीक है बच्चे, और इसको देखो आप, जो खुले मैदान में पाए जाते हैं। तो जानवरों का प्रकार भी डिपेंड करता है कि वहाँ क्या है।
अब हमारे मैदान में पाए जाने वाले भेड़ से हम लोग ऊन की प्राप्ति करते हैं। तो हमारे लिए भेड़ तो रिसोर्स है ही, साथ ही साथ उस मैदान में पाए जाने वाले जो चारा है वो भी तो हमारा रिसोर्स है। उसका उपयोग हम अपने आजीविका के लिए अपने भेड़ को चरा के करते हैं। ठीक है, जो खनिज वगैरह है, मान लो ये पठार है, पठारी इलाका में क्या होता है खनिज का, पठारी इलाका में क्या है खनिज का प्रचुरता होता है। तो यहाँ से खनिज जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे उड़ीसा में पाया जाने वाला स्टील का प्लांट, उड़ीसा का स्टील का प्लांट है। ठीक है बच्चा, आप देखो, अगर आपको उसको लिखना है तो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हो बच्चे। भूमि, मिट्टी, जल, जीव जंतु, वन, खनिज पदार्थ, नदी, सागर, पवन, जो इत्यादि हैं वो सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। क्या है बच्चा, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, और ये सब पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। ठीक है, परंतु इसका जो वितरण है वह अलग अलग है। ठीक है, जो इसका वितरण है वो क्या है, वो अलग अलग है। जैसे इसमें अलग अलग है, या बोले तो या इसमें काफ़ी असमानता है, जिसका प्रमुख कारण क्या है बच्चा, जिसका प्रमुख कारण है स्थल रूप में भिन्नता का होना। जैसे कहीं क्या है, कहीं पठार है तो कहीं पर्वत है तो कहीं विशाल मैदान है। ठीक है बच्चा, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आगे का जो हम लोग देखना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो बच्चा, क्या है अपना कि प्राकृतिक संसाधनों का जो संरक्षण है वो क्यों जरूरी है। देखिए, हमने एक चीज़ देखा कि इस अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ने की कोशिश किया। देखिए, इस यूनिट में पढ़ना तो वैसे तो क्या है, अपने को बहुत कुछ पढ़ना है, जिसमें कि प्राकृतिक संसाधन का जल, मिट्टी, पवन, वायु, खनिज सब कुछ पढ़ना। लेकिन खास करके इस सेशन में जो हम लोग को आउटकम लाना है वो क्या है, संसाधन क्या है, इसका उपयोगिता क्या है, संसाधन के प्रकार कितने हैं, तो इसका वर्गीकरण क्या है, इसका वितरण क्या है, उपभोग क्या है, उपयोग क्या है, और जो प्राकृतिक संसाधन है अंत में कि संरक्षण के लिए क्यों जरूरत है, आवश्यकता है इसका। तो देखो बच्चा, इसके प्रमुख कारण क्या है कि एक तो ये देखो, जितनी भी संसाधन है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ये सीमित है, और जो इसका ह्रास होता है ये पर्यावरण को प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठीक है, और ज़्यादा समय तक उपलब्ध बना नहीं रहेगा ये। ठीक है, अगर इसका सही उपयोग हम लोग नहीं करते हैं तो, और भावी पीढ़ी के लिए स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ज़रूरी है करना ये। ठीक है बच्चा, आप एक चीज़ देखो, हम लोग इसको इंग्लिश बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब पर्यावरण का बचाव कैसे करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसको एक चित्र के माध्यम से। देखिए ये क्या है, इसका जो है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन का दुष्परिणाम क्या हो रहा है। देखो आज की डेट में आप देखो कि लक्षद्वीप के आसपास का जो है कोरल है वो सब डैमेज हो रहा है, डैमेज कोरल हो रहा है। इससे पर्यावरण का जो इकोसिस्टम है, ये पर्यावरण का क्या इकोसिस्टम है, जो ऑक्सीजन का इकोसिस्टम है वो क्या बिगड़ रहा है, और इसके अंदर इकोसिस्टम में रहने वाले जीव जंतु, मछलियाँ और बहुत सारे कुछ जो है आज वो क्या कम हो रही है, जनसंख्या उसकी कम हो रही है, वो लोग मर रहे हैं। आप देखो कि दिनों दिन समुद्री जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है,
इससे कितने शहर पे खतरा है? हमने रिसेंट में देखा है कि जो जकार्ता का राजधानी था इंडोनेशिया, वो बदल के अब नूर संतरा, आई थिंक ठीक बोल रहा हूँ मैं, नूर संतरा नामक जगह का हो रहा है। पता है इसका बच्चा रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो जो अपना इंडोनेशिया है, उस जो इंडोनेशिया है वो क्या है कि जकार्ता का, ठीक है, तो उसका सी लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो शहर बहुत निचले स्थान पे आता है, तो जो सी लेवल बढ़ रहा है उससे जो पानी है वो शहरों को अंदर घुस जा रही है। और ये तो खारा पानी होता है, इसमें लवण की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है, जो काफ़ी दुष्परिणाम डाल रहा है। आप देखो कि सी जो है वो वार्म होते जा रहा है, और वार्म होने से क्या, गर्म होने से क्या हो रहा है, समुद्र के अंदर रहने वाले जानवरों पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आप देखो कि प्लांट लाइफ चेंज हो रहा है, जो उसका साइकिल है वो चेंज हो रहा है। आप एक चीज़ देखो कि हर जगह ड्राउट्स एंड वाइल्ड फायर्स है, सूखा है, और जंगलों में आए दिन हम लोग सुनते हैं आग लग जा रहा है, और उसे पानी डाल के छिड़का जा रहा है ताकि आग कम हो सके। आप देखो कि एनिमल्स का माइग्रेशन हो रहा है, लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है। एटमॉस्फेयर में आप देखो कि रेन टाइमली नहीं हो रहा है, मानसून टाइमली नहीं आ रहा है, ना मानसून टाइमली आ रहा है। अब एनिमल्स का माइग्रेशन हो रहा है, पक्षी यहाँ से वहाँ, साइबेरियन पक्षी कभी आया करती थी एक दूसरे से विचरण करने के लिए, आज वातावरण कारण वो काफ़ी दूर तक चली गई है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट वेव्स बढ़ रहा है, आप देखो हीट वेव्स बढ़ रहा है, और कम बर्फ़ जम रहा है आइस टॉप पे, माउंटेन टॉप पे, वो पिघल के सब समुद्र के में आती है, और जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ते जा रहा है, राइजिंग होते जा रहा है, गर्म हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण से। क्योंकि CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो फ्री जोन से निकलती है और ओजोन लेयर को डैमेज करती है, पराबैंगनी किरण को आने देती है। तो मनुष्यों ने काफ़ी ह्रास किया है प्राकृतिक संसाधनों का, इसीलिए इसका संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। आप एक चीज़ देखो, थॉइंग परमाफ्रॉस्ट किसको बोलते हैं? आप ध्यान सुनो, परमाफ्रॉस्ट देखो, आगे बताते हैं आपको। परमाफ्रॉस्ट वो होता है जहाँ पे 2 साल के लिए कम से कम बर्फ़ जम जाता है, वो भी कितना, -32 डिग्री सेल्सियस में। 32 डिग्री सेल्सियस में जो देखो आप यहाँ पढ़ो, परमाफ्रॉस्ट अथवा अस्थायी तुषार भूमि का वो क्षेत्र जो कम से कम लगातार 2 वर्षों से 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान पर जमी हुई अवस्था में होता है, लगातार फ्रोजन होता है। और फ्रोजन की वजह से वहाँ पे क्या है, इकोसिस्टम का कोलैप्स कर जाना होता है, जीव जंतु वहाँ पे नहीं रह पाती है। और जो है कि अपने क्या, ये अपना फिर आप इसको पृथ्वी को देखो, पृथ्वी है और इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल का जो है ये जो उत्तरी गोलार्ध है, ये इधर पे 1/4 भाग परमाफ्रॉस्ट से ढका हुआ है आज की डेट में। ठीक है बच्चा, चलो, तो इसी के साथ हमने आज हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग साथ में पढ़ा कि संसाधन क्या है, इसका उपयोगिता क्या है, प्रकार कितने हैं, वर्गीकरण क्या है, और इसका वितरण उपभोग क्या है, और संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। इस यूनिट में मुझे और आपको इतना ही पढ़ना था, हमने पूरा कवर अप कर लिया। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर बुक का देखते हैं, क्या हमसे बनता है, क्या हमने जो पढ़ा है क्या उससे आता है। चलिए बच्चों, आप एक चीज़ देखो, क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन है। हमने अभी पढ़ा प्राकृतिक संसाधन क्या है, जो प्रकृति में स्वयं पाया जाता है और वो स्वयं ही रिफिल हो जाता है। ठीक है, प्रकृति खुद ही उसको पूरा कर देता है। तो पंचायत भवन क्या है, ये तो मानव निर्मित है बच्चे, ये तो मानव निर्मित है। विद्यालय क्या है, मानव निर्मित है। हवाई अड्डा भी मानव निर्मित है। लेकिन भूमि क्या है, ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन नहीं पूछ रहा है इससे आपको। देखिए सन क्या है, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, मिट्टी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, और जल भी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। लेकिन हवाई जहाज नहीं पाया जाता, ये तो मानव निर्मित है। ये क्या है, मानव निर्मित है। चलिए आप देखें कि केरल में पाए जाने वाला थोरियम किस प्रकार से संसाधन है। हमने जस्ट पढ़ा है, ये संभाव्य है, केरल का थोरियम। और चाहे आप लद्दाख का देख लो, लद्दाख का यूरेनियम था, यूरेनियम, ये क्या है, संभाव्य है। ठीक है बच्चा, संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, देखो आप तकनीकी तो चाहिए ही चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, और आवश्यकता भी होनी चाहिए, क्योंकि इसका मांग भी होनी चाहिए, पब्लिक डिमांड होना चाहिए। आपने हम देखा, हम लोग ने भी अफ्रीका के देशों में जो है साधन उपयोग है, लेकिन आवश्यकता के अनुकूल तकनीकी का नहीं होने के कारण से वो संसाधन में परिवर्तित नहीं हो पा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, आप हिंदी ब्लैंक्स बनाओ। संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करता है, सभी संसाधन विकास काम करता है।
राजस्थान में पाए जाने वाला तांबा वास्तविक संसाधन का उदाहरण है। अब क्या है? वास्तविक उदाहरण है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग उपभोग में ला रहे हैं। डैश एक एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। जो दिमागी है और शारीरिक क्षमता संसाधन बनाने के क्या है, वो बहुत ही आवश्यक है। आप क्वेश्चन आंसर देखोगे। संसाधन की परिभाषा हमने पढ़ा अभी जस्ट। वर्गीकरण हमने पढ़ा, हमने देखा, इन डेप्थ में हम लोग देखा। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है, हमने देखा क्यों जरूरी है। नवीकरण किसे कहते हैं, हमने पढ़ा था। प्राकृतिक संसाधन के वितरण में असमानता का प्रमुख कारण क्या है, क्योंकि जगह जगह जो है डिफरेंट अलग है, कहीं भूमि है, कहीं पठार है और कहीं मैदान है। ठीक है बच्चा, आप इसको खुद स्वयं से हल करेंगे। एक बार हम लोग इससे गो थ्रू जाते हैं, रिवीजन कर लेते हैं बुक से। चलिए अब यहाँ हम लोग बुक से रिवीजन करेंगे। आप देखो संसाधन क्या है हमने पढ़ा, हमने इसको जान लिया कि जो अब मानवीय जीवन में आवश्यकता बदलती रहती है, उसको पूरा करने के लिए मनुष्य नए नए संसाधनों का तकनीकों को खोज करते रहता है, उसमें प्रयत्न लगा रहता है। और इसके बाद जो उसको उपभोग में लाता है वो क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन होता है, संसाधन होता है। परिभाषा यहाँ भी दिया हुआ है। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन है, हमने पहले ही पढ़ चुका है। उपयोगिता क्या है, देखो आपने जंगल से काट कर लाई गई लकड़ियों के रूप में परिवर्तन लाकर विभिन्न उपयोगी वस्तु जैसे खटिया, पलंग, कुर्सी इत्यादि बनाते हैं। इसका मूल और उपभोग अलग होता है, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं, हमने पढ़ चुका है पहले ही। आप एक होमवर्क करके लाओगे। प्रतिदिन उपभोग में आने वाले 10 संसाधनों का सूची तैयार कीजिए। आप मुझे ये कमेंट करोगे, क्या करोगे, मुझे कमेंट करोगे कि प्रतिदिन उपयोग में आने वाले 10 संसाधनों की सूची तैयार करेंगे। आप दैनिक जीवन में किसका प्रयोग करते हो, जो भी प्रयोग करते हो आप उसको कमेंट में 1 2 3 4 5 करके आप लिखोगे इसको। अब हम लोग आगे देखते हैं। संसाधन के प्रकार, कितने प्रकार हैं, हमने पढ़ चुका है कितने प्रकार हैं। प्राकृतिक है, मानव संसाधन है और मानव निर्मित संसाधन है। हमने इसको इन डेप्थ में पढ़ा है अभी जस्ट। इसका वर्गीकरण क्या आपने पढ़ा है। विकास एवं उपयोग आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण कैसे होता है। विकास एवं उपयोग, उत्पत्ति, उपलब्धता, वितरण और स्वामित्व, जिसमें हमने पढ़ा निजी और देश का और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, हमने वास्तविक पढ़ चुका है, सामूहिक भी पढ़ चुका है और नवीकरणीय पढ़ चुका है, नवीकरणीय पढ़ चुका है। चलिए इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर का अब अंत करेंगे। अगले कक्षा में हम लोग बच्चों हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। अगले कक्षा में बच्चों हम लोग आप देखेंगे कि हम लोग पढ़ेंगे भूमि के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे भूमि, मृदा एवं जल संसाधन। ठीक है, तो आप लोग इंतजार करें, हम लोग आपके लिए नया वीडियो जल्दी ला रहे हैं। अगले क्लास में हम लोग जो है सारा कवर अप करेंगे और ये क्लास कंटिन्यू चलेगा, वो क्लास कंटिन्यू अनवरत चलता रहेगा। आप डेली बेसिस पे इसको फॉलो करेंगे। बच्चे इसका नोट्स तैयार करेंगे। नोट्स तैयार करने में वीडियो को आप पॉज करके आप उसमें से जितने भी कंटेंट को बताया गया, लिखाया गया, उसको लिखेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे। यह केवल आपको ना कि 8वां क्लास में बल्कि इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम में आपको सीधा मदद करता है। चाहे आप सीटेट की एग्ज़ाम देते हो, बिहार टेट देते हो, एस्टेट देते हो, एसएससी देते हो, सीजीएल देते हो, आगे की पढ़ाई में तो अनवरत काम आएगा ही आएगा। ठीक है, और यहाँ तो आपको सीधा तौर पे क्लास से काम आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इन करते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग वीडियो है और चैनल भी शुरुआत में न्यू है। तो हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि आने वाले दिनों में अच्छे कंटेंट लाए जाएंगे और साथ में आपको अनवरत रूप से डेली बेसिस पे 8वां का सारा संपूर्ण विज्ञान, संपूर्ण सामाजिक विज्ञान और मैथ एटलीस्ट इतने तो कवर बच्चे किए ही जाएंगे। फिर 9वां और फिर 10वां कंटिन्यू सिलसिलेवार ढंग से वीडियो आता रहेगा। थैंक यू।